दरअसल भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के उपरांत अपनाई गई विभिन्न नीतियों को मुख्यतः 3 चरणों में समझते हैं, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला बना दिया। पहले चरण में हमने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को देखे थे, जिसके अंतर्गत इन नीतियों में भूराजस्व नीति, धन की निकासी, कृषि का वाणिज्यीकरण, व्योद्योगीकरण, रेलवे आदि पर गौर फरमाई कि किस तरह आत्मनिर्भर गांवों को और फिर अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई। और इसका एक दूरगामी प्रभाव जो आज़ादी के बाद की भारत यहाँ तक कि वर्तमान दशा के संदर्भ में भी पड़ा। अर्थात आज़ादी के 60 साल बाद भी औद्योगिक रूप से भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है, जिसका एक कारण ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियां भी हैं। प्रस्तुत आज की वीडियो में हम लोग ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों को समझेंगे। सत्ता प्राप्त इस कंपनी के कर्मचारियों का मूल चरित्र वही एक व्यापारी तथा दलाल का बना रहा, जो प्रशासन के लिए अक्षम ही नहीं बल्कि प्रशासनिक योग्यताओं से भी दूर था। प्रस्तुत आज की वीडियो में हम लोग ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों को समझेंगे। सत्ता प्राप्त इस कंपनी के कर्मचारियों का मूल चरित्र वही एक व्यापारी तथा दलाल का बना रहा, जो प्रशासन के लिए अक्षम ही नहीं बल्कि प्रशासनिक योग्यताओं से भी दूर था। बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण के पश्चात धीरे धीरे अन्य भारतीय क्षेत्रों पर भी ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ। औपनिवेशिक हितों की पूर्ति और भारतीय क्षेत्र पर पर्याप्त नियंत्रण के लिए एक मजबूत प्रशासन की जरूरत थी, जिसके माध्यम से भारतीय राजस्व को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता था। विदेशी होने के वजह से अंग्रेज भारतीय जनता से लगाव या स्नेह की आशा नहीं रखते थे, अतः भारत पर नियंत्रण के लिए जन समर्थन की बजाय शक्ति का सहारा लिया गया। इसी क्रम में औपनिवेशिक शासन में प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया गया। इसी तरह कानून व्यवस्था की स्थापना कर अपने शासन को स्थायित्व देने के लिए तथा ब्रिटिश आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की गई। वारेन हेस्टिंग्स ने जब बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति कर प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का शासन स्थापित किया, तब कंपनी की यह कर्मचारी निजी व्यापारिक लाभ के लिए प्रशासन की अवहेलना भी करते थे। अतः कॉर्नवालिस ने कंपनी शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक पूर्णकालिक प्रशासनिक वर्ग का सृजन किया और कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया। कॉर्नवालिस ने महसूस किया कि कंपनी के कर्मचारी ईमानदारी से तब तक कार्य नहीं करेंगे जब तक उन्हें पर्याप्त वेतनमान सुविधाएं न मिल जाएं। अतः कॉर्नवालिस ने एक सिविल सेवा का गठन किया और जिले के कलेक्टर का वेतन 1500 रुपये मासिक निर्धारित किया तथा कुल राजस्व वसूली का 1% कमीशन देने की बात कही। साथ ही कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की, सरकारी कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, अधिकारियों द्वारा उपहार आदि लेने पर रोक लगाई गई, वरिष्ठता के आधार पर तरक्की देने का प्रावधान लागू किया। कॉर्नवालिस के समय से ही सिविल सेवा भारतीयों को हतोत्साहित करने वाली रही। वह प्रत्येक भारतीयों को भ्रष्ट मानता था, अतः उसने सिविल सेवा का यूरोपीकरण किया। सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। आगे चलकर लंदन में ही अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए हैलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई। 1833 के अधिनियम के धारा 87 के अनुसार पहली बार नागरिक सेवा के लिए योग्यता को आधार माना गया और 1853 के अधिनियम में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने की बात की गई। अतः 1853 में डलहौजी के काल में सर्वप्रमुख यह परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की गई। एक महत्वपूर्ण तथ्य, सिविल सेवा में चयनित होने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, तो दूसरे 1869 में रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने आर्थिक इतिहास लिखी।
लॉर्ड लिंटन ने भारतीयों को सिविल सेवा से बाहर रखने के लिए 1878 में उम्र सीमा को घटाकर अधिकतम 19 वर्ष कर दिया। इन सिविल सेवाओं को अनुबंध सिविल सेवा भी कहते थे, जिसका तात्पर्य था अधिकारी ब्रिटिश सेवा के लिए अनुबंधित किए जाते थे। लिंटन ने एक वैधानिक सिविल सेवा की योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार प्रशासन के 1/6 पद उच्च कुलीन भारतीयों से भरे जाने थे। (1919) के अधिनियम के तहत एक लोक सेवा आयोग गठित करने की बात की गई। 1922 में भारत एवं लंदन में साथ-साथ परीक्षा आयोजित की गई। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। 1935 के अधिनियम के तहत इसे संघीय लोक सेवा आयोग कहा गया। ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सिविल सेवा अत्यंत कुशल सिद्ध हुई। नीति निर्माण में सिविल सेवकों की भूमिका रही ईमानदारी, कठिन परिश्रम एवं स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की परंपरा तथा सरकार के प्रति निष्ठा का इनमें विकास हुआ। अपने इन्हीं गुणों के कारण औपनिवेशिक काल में सिविल सेवा ने ब्रिटिश हितों को पूरा किया। इसी संदर्भ में सिविल सेवा को ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती ढांचा कहा गया। आज यही सिविल सेवा अपने परिवर्तित स्वरूप के साथ लोक सेवा के रूप में एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं। आगे हम लोग ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों के अंतर्गत पुलिस व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था को समझेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।